Students, welcome to Sindhu's Academy. Today we are going to read chapter 1 of class 12th from the book Flamingo. The name of the chapter is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. सबसे पहले चैप्टर का टाइटल डिस्कस कर लेते हैं, द लास्ट लेसन, यानी इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों रखा गया है, आखिरी पाठ ये कैसे बन गया। और अब जानते हैं राइटर के बारे में। 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. जो अल्फोंस डॉडेट हैं वो यहाँ पे फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. द लास्ट लेसन जब हमारी स्टोरी सेट हुई उस समय फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था और प्रशिया को अब हम जर्मनी के नाम से भी जानते हैं। और उस समय में फ्रांस जो है वो हार गया था प्रशिया से। प्रशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. जब फ्रांस युद्ध में हार जाता है तो लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आए ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। और दो डिस्ट्रिक्ट्स हमें बताई गई हैं, एल्सेस और लॉरेन। यहाँ पे जो जो चेंजेज आए खास करके स्कूल लाइफ में, ये सब हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोरी रीड करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. I यहाँ पे I हमारा नैरेटर है। नैरेटर एक स्कूल गोइंग बॉय है जिसका नेम है फ्रेंच। तो ये जो स्टोरी है ये फ्रेंच के बारे में है। और यहाँ पे क्या बता रहा है फ्रेंच हमें कि मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उस मॉर्निंग और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि स्कूल से अगर हम लेट होंगे तो डेफिनेटली जो टीचर हैं वो डांटेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंच के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था कि आज तो उसको डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और ख़ास करके वो किससे डर रहा था? एम हैमल जो यहाँ पे फ्रेंच के टीचर हैं और उन्होंने फ्रेंच को होमवर्क दिया हुआ था पार्टिसिपल्स के बारे में लर्न करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फ्रेंच है वो कुछ भी नहीं लर्न करता उसके बारे में, उसको एक भी शब्द नहीं पता उसके बारे में। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि मैं स्कूल ना जाऊँ, स्कूल से भाग जाता हूँ और सारा दिन बाहर बिताता हूँ। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field, back of the sawmill, the Russian soldiers were drilling. अब यहाँ पे फ्रेंच क्या बता रहा है कि जो बाहर का मौसम था वो बहुत अच्छा था, गर्म था, ब्राइट था, जो बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे जंगलों के किनारे पर, और ओपन फील्ड में जो सोल्जर हैं कि वो ड्रिलिंग कर रहे थे यानी एक्सरसाइज कर रहे थे। और यहाँ पे जो सॉ मिल है, सॉ मिल होता है जहाँ पे लकड़ी का काम होता है यानी फैक्ट्री एक तरह से। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। अब यहाँ पे फ्रेंच क्या सोच रहा है कि जो बाहर का मौसम था वो ज़्यादा अच्छा था, जो दृश्य था वो बहुत अच्छा था, किसके बजाय? पार्टिसिपल्स लर्न करने के बजाय। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंच है उसका अपने ऊपर पूरा संयम है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्कूल के लिए चला जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जब ये टाउन हॉल से जा रहा होता है, वहाँ से गुजरता है तो देखता है बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड जो स्कूल में भी लगा हुआ होता है और जिस पे नोटिस होते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी और फ्रेंच देख रहा है कि ये इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुई है। For the last 2 years, all our bad news had come from there.
पिछले तकरीबन 2 सालों से सारी जितनी भी बुरी खबरें थी वो सब वहीं से उनको मिलती थी, वहीं से आती थी। द लोस्ट बैटल्स, युद्ध में हार जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के जो भी ऑर्डर थे, आदेश थे, वो सब। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप में सोचता हूँ, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो गई है। सबसे बड़ी बात इसके माइंड में ये आती है कि अब ये बुलेटिन बोर्ड के आगे इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों हो गई है, अब क्या बात हो गई है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. और उसके बाद जैसे ही फ्रेंच है जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी वहाँ से जाता है। वहाँ पे ब्लैकस्मिथ है, ब्लैकस्मिथ यानी जो लोहार है वो है वहाँ पे, जो अपने अप्रेंटिस यानी ट्रेनी के साथ है, और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा है वहाँ पे। कॉल्ड आफ्टर मी, और क्या बोलता है फ्रेंच को, डोंट गो सो फास्ट बब, इतने जल्दी मत जाओ। बब होता है बच्चों के लिए यूज़ करने वाला एक निक नेम, लगा लो, जो प्यार से बच्चों को बोलते हैं। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हारे पास अभी काफ़ी समय है स्कूल जाने के लिए, तो कोई बात नहीं, इतना जल्दी मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड reached M. Hammer's little garden all out of breath. अब यहाँ पे फ्रेंड जो है क्या सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि शायद मैं आज लेट हो गया हूँ इसलिए। और अब जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी फ्रेंड वहाँ जाता है और जल्दी से हाँफते हुए एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुँच जाता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk. अब यहाँ पे क्या होता है, आमतौर पर तो जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, नॉइज़ होता है बहुत ज़्यादा, और जो गली तक आगे सुना जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और जो बेंच है उनको खोलने और बंद करने की आवाज़ें। Lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better. और यहाँ पे जो चैप्टर्स होते हैं उनको एक साथ रिपीट करना, दोहराना, बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना, और अपने हाथों को कानों के ऊपर रखकर और तेज़ बोलना ताकि कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सके। ये भी एक तरीका है पढ़ने का, लर्न करने का, कि हाथों को कानों के ऊपर रख के तेज तेज से बोलना। एंड द टीचर्स ग्रेट रोलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर हैं रूलर को टेबल के ऊपर थपथपाते हैं, रैप करते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, आज सब कुछ इतना स्टिल कैसे था, शांत कैसे था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब यहाँ पे जो फ्रेंच है वो क्या सोचता है कि मैं चुपचाप से सबकी नज़रों से बच के अपने बेंच के पास जाना चाहता था, बट ऑफ कोर्स, लेकिन दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और बिल्कुल सब कुछ बहुत शांत था, मानो कि उस दिन संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और फिर ये विंडो से देखता है अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पर हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल एक टेरिबल आयरन रूलर अपनी बगल में दबाकर इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और फिर क्या हुआ, अब वो स्कूल लेट गया था तो क्या हो गया, अब उसको क्लास के अंदर तो जाना ही था, तो जैसे ही उसको डोर खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा, तो देखो क्या होता है। You can imagine how I blushed and how frightened I was, कि आप इमेजिन कर सकते हो ये कि मुझे कितनी शर्म आ रही थी उस दिन, मैं कितना शर्मिंदा था
और फ्राइटेंड, कुछ डरा हुआ भी था। यानी सिर्फ एक बच्चा स्कूल में लेट हो जाए और क्लास शुरू हो जाए और फिर उसको एंट्री करनी पड़े तो कैसा फील होता है, यहाँ पे फ्रेंच भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली। यहाँ पे एम हैमल मुझे देखते हैं और बहुत काइंडली, बहुत प्यार से बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अपनी जगह पे जल्दी से जाओ फ्रेंच, और आज का जो चैप्टर था, जो पार्ट था, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk। उसके बाद ये अपने बेंच के ऊपर से जंप करके जाता है और बैठ जाता है अपने बेंच पे। No till then when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat। अब यहाँ पे फ्रेंड जो है एक चीज़ और नोटिस करता है, वो क्या थी कि उसके जो टीचर हैं उन्होंने आज बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। और यहाँ पे उन्होंने फ्रिल्ड यानी झालरदार जो है शर्ट पहनी हुई है और एक लिटिल सी ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसपे कढ़ाई करी गई है। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज। और ये सब, ये जो ड्रेस थी आज जो उनके टीचर ने डाली थी, ये वो कब पहनते थे, जिस दिन इंस्पेक्शन होती उस दिन, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे वाले दिन ही वो अक्सर पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। और इसके अलावा जो पूरा स्कूल था उस दिन वो अजीब सा लग रहा था और बिल्कुल सीरियस माहौल बना हुआ था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly। और सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात थी फ्रेंच के लिए वो क्या थी कि जो पिछले बेंच होते थे वो हमेशा खाली रहते थे, लेकिन उस दिन उन बेंचों के ऊपर जो विलेजर्स थे यानी जो गांव वाले थे वो बैठे हुए थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। बिल्कुल चुपचाप बैठे थे वो भी जैसे हम बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, यहाँ पे ओल्ड हॉसर एक विलेज मैन ही होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे और इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो पीछे जो विलेजर्स बैठे थे तो उनमें एक ओल्ड हॉसर है। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और जिसने 3 कोनों वाली हैट पहनी हुई है। The former mayor, the former postmaster and several others besides। और वहाँ पे जो फॉर्मर, जो पूर्व मेयर हैं वो बैठे थे और पोस्ट मास्टर बैठे थे और भी बहुत सारे विलेजर्स जो थे वो वहाँ पीछे बेंचों पर बैठे हुए थे बिल्कुल चुपचाप। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब जो थे वो बहुत ज़्यादा सैड, उदास लग रहे थे। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्प्ड एट द एजेस and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और यहाँ पे जो ओल्ड हॉसर है वो अपने साथ एक पुरानी सी बुक लेकर आए हैं, और ये जो प्राइमर बुक होती है ये होती है फोनेटिक्स वाली बुक जिसमें ABC होती है, जैसे हमारी इंग्लिश वाली स्टार्टिंग बुक। तो वो बुक लेकर आए हैं और जो काफ़ी गंदी भी हो चुकी है किनारों से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसको अपनी गोद में रखा हुआ है खोलकर, और उसके ऊपर इसके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो रखे गए हैं पेजेस के ऊपर। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, और मैं इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी हैरान था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब एम हैमल जो है वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और उसके बाद बहुत ही सीरियस होते हैं और बहुत ही अच्छे से प्यार से बोलते हैं, जो कि शब्द उसने छोटे फ्रेंच के लिए यूज़ किए थे वैसे ही टोन में अब यहाँ पे वो बोलते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों,
ये आज आपका लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से जो है ऑर्डर आया है। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। अब यहाँ पे एक जो ऑर्डर आया है बर्लिन की तरफ से वो क्या आया है कि अब जो स्कूल्स हैं उनमें एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल हैं उनमें सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ना कि कोई और लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपका जो न्यू मास्टर होगा वो कल से आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा आखिरी लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि अब आप सभी बहुत अटेंटिव हो जाए और मेरी सारी बातों को ध्यान से सुने। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब यहाँ पे जो फ्रेंच है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये सब क्या हो गया है। ओह द रैचेस, अरे कितने दुष्ट हैं वो। दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी कि जो वहाँ पे टाउन हॉल में इतनी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, जो बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आया, अभी तो मैं लिख भी नहीं सकता अच्छे से। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मतलब अब मुझे ये और ज़्यादा नहीं सीखनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे ये बंद कर देना चाहिए सीखना। ओह अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब यहाँ पे जो फ्रेंच है वो काफ़ी पछता रहा है इस चीज़ के बारे में कि मैंने कभी भी इसको अच्छे से नहीं सीखा, मैंने अपने चैप्टर्स जो थे वो लर्न नहीं करे, और क्या किया उसने, जो चिड़िया हैं उनके जो एग हैं उनके पीछे रहता था या फिर स्लाइडिंग करता था सार में। सार यहाँ पे एक रिवर है, फ्रांस के पास से गुजरती है, जैसे हमारे इंडिया में गंगा नदी है। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यू सेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। फ्रेंच कहता है कि मेरी किताबें जो कुछ समय के लिए मुझे मुसीबत लगती थी, कुछ समय पहले मुझे बोझ लगती थी, मुसीबत लगती थी, इतनी हैवी लगती थी, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री, और जिसमें बहुत सारी संतों की कहानियाँ होती हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरी पुरानी दोस्त बनकर रह जाएंगी। दैट आई कुडंट गिव अप, और मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं भूलूंगा। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब यहाँ पे जो सोच थी फ्रेंच के माइंड में कि उसके जो सर हैं एम हैमल हैं वो हमेशा के लिए वहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी भी दोबारा नहीं मिल पाएंगे फ्रेंच से, ये जो सोच थी ये बहुत परेशान कर देती है फ्रेंच को। और अब फ्रेंच अपने सर का जो बिहेवियर था, जो गुस्सैल स्वभाव था, वो सब भूल जाता है क्योंकि वो बहुत क्रैंकी थे एम हैमल, तो ये सब अब उसको नहीं डराता। पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड हाउ आई अंडरस्टूड। अब यहाँ पे फ्रेंच क्या बोलता है, पुअर मैन, बेचारा आदमी, तो ये सब उनके सम्मान के लिए आज यहाँ पे जो गांव वाले भी इकट्ठे हुए थे, जो लास्ट लेसन था वो जो चल रहा था, और इसीलिए संडे क्लोथ्स यानी जो बेस्ट कपड़े थे वो एम हैमल ने उस दिन पहने हुए थे। तो अब मुझे समझ आया इन सब के बारे में।
Why the old man of the village were sitting there in the back of the room? और जो ओल्ड मैन है जो पीछे बेंचों के ऊपर बैठे हैं उसका क्या कारण है ये मुझे पता चला अब। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और किस लिए कि वो काफ़ी परेशान हैं, सॉरी हैं, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और उन्हीं के सम्मान में जो सभी विलेजर्स हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उनका जो यहाँ पे मास्टर है उन्होंने इस स्कूल को 40 साल दिए हैं और फेथफुल सर्विस दी है, और उनके सम्मान में, उनके आदर में ये सब आज इकट्ठा हुए हैं। While I was thinking of all this, मैं जब ये सब सोच ही रहा था, I heard my name called, मैं अपना नाम सुनता हूँ। It was my turn to recite, यानी अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, कुछ बोलने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। अब यहाँ पे फ्रेंच क्या सोच रहा है कि काश मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में पता होता, काश कोई ऐसा हो जाए जिसके बदले में मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में सब कुछ पता चल जाए और मैं ये सब करने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि मैं पार्टिसिपल्स को बहुत ही लाउड और बहुत क्लियर आवाज़ में बोल पाऊँ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के, गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही घबरा गया, अटक गया और एक भी शब्द मैं नहीं बोल पाया और मैं चुप करके खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को मैंने पकड़ लिया, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और जो मेरी धड़कन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं ऊपर भी देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friend। और क्या सुना फ्रेंड्स ने? एम हैमल कहते हैं कि कोई बात नहीं लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें भी आज काफ़ी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये क्या हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स बैड, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यहाँ पे मिस्टर हैमल क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स को कि हम सोचते हैं, हर रोज़ हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, अरे छोड़ो इन सब को करने को। आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल लर्न कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, अब यहाँ पे यही तो मुसीबत है एल्सेस के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी किसके ऊपर लर्निंग को छोड़ दिया जाता है? टुमारो, कल के ऊपर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst. Poor little French, we have all a great deal to reproach ourselves with। अब यहाँ पे जो एम हैमल है वो क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे एम हैमल कहते हैं कि अब जो वो बाहर के लोग होंगे उनको ये अधिकार होगा कहने का कि अरे ये क्या, एक तो तुम प्रीटेंड मतलब दिखावा करना एक तरह से, कि तुम कहते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो लेकिन तुम्हें अपनी भाषा ना तो बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है, तुम्हें अपनी खुद की लैंग्वेज मदर टंग नहीं आती, तो तुम कैसे फ्रेंच मैन हो सकते हो? बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, यहाँ पे हम सबका दोष है, यहाँ हम खुद की बातों के लिए भी खुद को धिक्कार सकते हैं, सिर्फ तुम्हारी मिस्टेक नहीं है।
योर पेरेंट्स वर नॉट एनएसियस enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills. अब यहाँ पे जो एम हैमल है वो क्या बताते हैं कि जो तुम्हारे खुद के पेरेंट्स हैं वो भी तो ये सब नहीं चाहते थे, वो भी तो चाहते थे कि तुम कहीं पे फार्म में या फिर मिल में काम करो और कुछ पैसे कमाओ. एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन. अब यहाँ पे जो एम हैमल हैं खुद को भी ब्लेम करते हैं कि शायद मैंने भी बहुत बारी ऐसा ही किया है तुम्हारे साथ. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? अब यहाँ पे एम हैमल क्या कहते हैं कि कई बार मैंने भी तो ऐसा ही किया है, तुम्हें मैंने भेज दिया फ्लावर्स को पानी देने के लिए, लर्न करने की बजाय, तुम्हारे लेसन्स लर्न करने की बजाय मैं तुम्हें काम पर भेज देता था पौधों को पानी देने के लिए. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता, मछली पकड़ने के लिए जाता, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, तुम्हारे स्कूल की मैं छुट्टी कर देता था और फिर मैं मछलियों को पकड़ने के लिए जाता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. उसके बाद एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर एम हैमल ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में टॉक करते रहे. saying that it was the most beautiful, और क्या बोला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है. ये हमें मैप दिखाया गया है फ्रांस के बारे में, और लॉरेन और अल्सेस जो अब हम यहाँ चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिस जगह के बारे में, वो यहाँ पे हैं. इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. एम हैमल क्या कहते हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पूरे संसार में सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज है. द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ. द मोस्ट लॉजिकल है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, अपने अंदर इसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए और कभी भी नहीं भूलना चाहिए. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब यहाँ पे एम हैमल एक बात कह रहे हैं. एम हैमल कहते हैं कि जब कोई देश गुलाम हो जाता है और उन्हें अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है, अपनी भाषा अच्छे से आती है, तो ये उनके लिए एक चाबी का काम करती है जेल में से निकलने के लिए. देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, और उसके बाद वो ग्रामर की जो बुक है वो ओपन करते हैं और रीड करते हैं चैप्टर. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और आज मैं बहुत हैरान था कि मुझे कितनी अच्छे तरीके से समझ आ गया था. अब यहाँ पे क्यों समझ आ गया था फ्रेंच को आज चैप्टर, क्योंकि आज फ्रेंच ने बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर, बहुत ज़्यादा ध्यान से चैप्टर को सुना था. ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. और यहाँ पे जो कुछ भी सर ने बोला वो बहुत ही ईजी हो गया था, और मैंने भी ये सोचा कि शायद मैंने आज तक कभी इतनी सावधानी से, इतने ध्यान से सुना ही नहीं था. And that he had never explained everything with so much patience. और शायद एम हैमल ने भी इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जो सर हैं, जो पुअर मैन है, वो अब एक दिन में ही हमें सब कुछ दे देना चाहता था, जो कुछ भी वो जानते थे. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही साथ सब कुछ हमारे माइंड में सेट कर देना चाहते थे. आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. अब हमारे पास राइटिंग का एक लेसन था. दैट डे
एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हैमल ने हमें न्यू कॉपीज दी. रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस, और वहाँ पे बहुत ही सुंदर क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. और ये इतनी ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही थी कि मानो वहाँ पे फ्लैग हैं, छोटे छोटे बहुत सारे फ्लैग हों, और जो पूरे स्कूल रूम में लगे हुए थे, और जो ऐसा लग रहा था मानो हमारे बेंच के ऊपर रोड लगी है और वहाँ पे वो लटक रहे हों. You ought to have seen how everyone sat to work and how quiet it was. और ये सब देखकर तो एक अलग ही लग रहा था कि सब कुछ कितना शांत था, सब कितने बिजी थे, अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर रहे थे. The only sound was the scratching of the pens over the paper. कोई साउंड नहीं थी, सिर्फ किसकी साउंड थी, पेन और पेपर की. यानी जब सब कुछ शांत होता है तो जो पेन की जो पेपर पे स्क्रैचिंग की आवाज आती है, सिर्फ वही थी वहां पे. Once some beetles flew in. एक बार कुछ भंवरे जो हैं वो उड़कर आते हैं. But nobody paid any attention to them. लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. Not even the littlest ones. ना उन छोटे बच्चों ने भी. Who worked right on tracing their fish hooks. और जो फिश हुक्स ट्रेस कर रहे थे. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था मानो वो भी फ्रेंच हों. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. और छत के ऊपर जो पिजन्स हैं वो भी साउंड निकाल रहे थे, और फिर मैंने सोचा अपने आप में, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. क्या वो पिजन्स को भी, कबूतरों को भी जो है जर्मन में गाना गाना सिखाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. और फिर मैंने जब अपनी नज़र ऊपर उठाई तो क्या देखता हूँ कि जो एम हैमल है वो अपनी कुर्सी पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए हैं और एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ देखे जा रहे हैं. ऐसा लग रहा मानो वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हो कि इस छोटे से कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है. फैंसी. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. ये कोई मजाक की बात नहीं है. एम हैमल ने अपनी लाइफ के 40 साल इस जगह को दिए हैं और उनका गार्डन खिड़की के बाहर था और सामने उनकी क्लास थी. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ. सिर्फ बेंच और डेस्क जो थे वो स्मूथ हो गए थे, घिसकर पुराने हो गए थे. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. जो वॉलनट ट्रीज था वहाँ पे जो अखरोट के पेड़ थे वो काफ़ी बड़े हो चुके थे, लंबे हो चुके थे. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और जो वो होप वाइन की जो बेल थी जो उन्होंने खुद लगाई थी वो भी खिड़की से होती हुई ऊपर रूफ पर चली गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन. ये सब छोड़ते हुए, ये सब जगह छोड़ते हुए जो पुअर मैन है उसके ऊपर क्या गुजर रही थी. उनका जो दिल था वो टूट चुका था. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. और फिर जैसे ही वो साउंड सुनता है अपनी सिस्टर की जो वहाँ पे अपने ट्रंक्स पैक कर रही है, छत के ऊपर ही वो रहता था, तो ये सब सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि अगले ही दिन उसको ये सब कुछ छोड़ के जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनके अंदर अभी भी साहस था. लास्ट टाइम में भी सारे चैप्टर सुनने का उनके अंदर साहस था.
आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब हमारा जो अगला लेसन था वो हिस्ट्री का था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बाई बो बू। और उसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर हुआ और फिर जो वहाँ पे छोटे बच्चे थे उन्होंने बा बी बाई बो बू ये सब सुनाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। ओल्ड हॉसर ने जो पीछे रूम में बैठे हुए थे उन्होंने अपने जो चश्मे हैं वो लगा लिए और उसके बाद जो प्राइमर बुक थी उसमें से पढ़ने लगे। दोनों हाथों से उसको पकड़कर अच्छे से जो स्पेलिंग थी उनको वो पढ़ने लग जाते हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। और आप सब ये देख सकते थे कि वो भी क्राइंग कर रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। और उनकी जो आवाज़ थी वो इमोशन की वजह से कांप रही थी। जब कोई इमोशनल हो जाता है तो जैसे बोलते हैं तो एकदम से रोने जैसी आवाज़ निकलती है। तो ऐसा ही यहाँ पे ओल्ड होसर के साथ होता है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और ये सब सुनना एक तरह से फनी भी लग रहा था और हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्या हमें हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। अरे मुझे ये अपना लास्ट लेसन कितने अच्छे से रिमेंबर हो गया। All at once the church clock struck 12। और फिर अचानक से जो चर्च में जो क्लॉक थी वहाँ 12 बज जाते हैं। Then the Angelus, फिर एंजलस में at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows। और उसके बाद क्या होता है, उसी पल में ट्रम्पेट्स होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो प्रशियन सोल्जर थे उन्होंने ये बजाना शुरू कर दिया और हमारी खिड़कियों के बाहर से ये साउंड आना शुरू हो गई। एम हैमल स्टूड अप। फिर एम हैमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बिल्कुल पीले लग रहे हैं, वो बहुत वीक लग रहे हैं। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और मैंने उन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, वो कहते हैं आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। और कोई ऐसी चीज़ थी जो रोक देती है उनको और वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना लार्ज, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा राइट करते हैं। वीवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। उसके बाद वो रुक जाते हैं और दीवार से अपना सिर लगाते हैं और हमारी तरफ सिर्फ इशारा करते हैं। वो एक भी शब्द नहीं बोल पाते, सिर्फ अपने हाथ से इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब आप सब जा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन, जो फ्रेंड्स को हमेशा याद रहता है, वो कभी नहीं भूला। थैंक यू।